नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा में जो सुरंग है उसमें जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब यहां पर जो मलबा हटाने की कोशिशें हैं वो भी लगातार की जा रही हैं। हाई पावर अमेरिकी ऑगन मशीन से अब तक 30 मीटर तक यहां पर ड्रिलिंग हो चुकी है और फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 पाइप भी यहां पर फिट किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं और इस भारी भरकम विशाल मशीन को दिल्ली से 2 हरक्यूलिस C-130 विमान से यहां तक लाया गया है। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बात हो रही है और एक पाइप के जरिए उन तक लगातार ऑक्सीजन, पानी, दवाइयां और खाने का सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें भी देखिए किस तरह से कोशिश की जा रही है ताकि लगातार जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन तक ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए। कल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने स्थिति की जानकारी ली। हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार किशोर अपडेट वहां से दे रही हैं, नज़र बनाए हुए हैं इस ऑपरेशन पर। किशोर, अब कई दिन का वक्त गुजर चुका है, इंतज़ार भी लंबा होता जा रहा है, उसी के साथ चिंता भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। अब वहां पर क्या स्थिति है, आप बताइए। ऑपरेशन किस रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है और कितना करीब हम पहुंचे हैं इन मजदूरों को बाहर निकालने के? देखिए, ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन अभी अगर बात करें तो अभी भी ड्रिलिंग हो रही है। हालांकि कुछ बीच में हडल्स आ रहे हैं, चाहे वो चट्टान है या फिर किसी और तरह के, तो उनको हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद ये तमाम जो ड्रिलिंग मशीन है वो काम कर रही है। लेकिन अभी तक जो चाहे वो टनल प्रशासन है या फिर अन्य, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अभी तक वाकई में हम कितना कामयाब हो पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो समय की जो स्थिति है कि समय नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि जो कुछ अधिकारी से बात हुई है वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल टाइम लगेगा। फ़िलहाल कल सुबह या फिर देर रात तक, यानी आज देर रात तक या कल सुबह ही क्लियर हो पाएगा कि आगे का जो ऑपरेशन है वो कितना बचा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है उसमें संभवतः कामयाबी मिलना लाजमी है, क्योंकि लगातार सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। लगातार मशीन, जो ऑगर मशीन अमेरिकन, वो हाईली पावर है और टेक्नोलॉजी से लैस है, उसमें काम किया जा रहा है। 3-3 शिफ्ट में वहाँ पर काम किया जा रहा है और 3-3 शिफ्ट में लगातार काम कर रहे हैं। सभी का एक मकसद है कि इन 40 लोगों को बाहर निकाला जा सके। दूसरी बात, खाने पीने के अलावा दवाइयाँ भी उनको दी जा रही है। एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया है कि कोई आपात स्थिति होती है उनको यहाँ पर रखा जा सके या फिर उनके फौरी इलाज किया सके। डॉक्टरों की टीम है, उनकी कोई दिक्कतें आ रही है तो उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। खाने पीने का जिस तरीके से उनको पाइप के माध्यम से मूंगफलियाँ हो गई, चने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा उबले हुए चने हो गए और नमकीन हो गई, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाइप के माध्यम से जा सकते हैं और हल्के हैं और उनसे उनको एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त उनको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ठीक रखना बेहद ज़रूरी है। और लगभग अगर अभी इस समय की बात करें तो लगभग 128 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। लगातार अब जो जंग है वो समय की और रेस्क्यू टीम के बीच में है कि वो कितनी तेज़ी से करते हैं, क्योंकि समय तेज़ी से भाग रहा है और ऐसे में उनके जो परिजन हैं उनके मन में भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन है तेज़ी से करना होगा, तेज़ी से उनको निकालना होगा। शुक्रिया आपका किशोर। तो ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी जो है इन तक पहुँचा जाए और ये ऑपरेशन जो है पूरा किया जाए। लेकिन आप देखिए 126 घंटों से ज़्यादा मजदूरों को फंसे हुए हैं और फंसे हुए मजदूरों के परिजन इनकी तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के चौधरी का बेटा टनल में जो है वो फंसा हुआ है और टनल में इनकी बात अपने बेटे से हुई है। लगभग 126 घंटे से ज़्यादा अंदर जो टनल में 40 मजदूर फंसे हैं, लगातार उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उनके परिजन भी, उनसे बात कराई जा रही है और लगातार उनके परिजनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? चौधरी नाम है हमारा और लखीमपुर, जिला लखीमपुर है, थाना सिंगाही, ग्राम भैरमपुर है। कौन अंदर है जो अंदर फंसे हुए हैं? हमारा बेटा है मंजीत। करते क्या है वो? वही काम कर दूरी दिन करता है अंदर, यही लोहा वहा वाला काम इधर उधर हटाता डुलाता। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि वो फंसे थे, आपकी बातचीत हुई है और क्या बातचीत में कहा उन्होंने?
बातचीत में यही कहा कि पिताजी खटका मत करना, मैं यहाँ सच हूँ और ठीक भी हूँ। तो हमने इधर से बोला कि हिम्मत बेटे बढ़ाए रखना, हम यहाँ हैं। तो कहा ठीक है पापा जी, आप टेंशन ना करना। तो हमने कहा हिम्मत बढ़ाए रखना, और ईश्वर से प्रार्थना मैं यही कर रहा हूँ प्रशासन से कि जल्दी आप आ जाओगे। अच्छा, और कुछ बोल रहे थे वो उस बातचीत में? आपसे बात कर रहे थे क्या? कुछ और बातचीत कर रहे थे? ये कह रहे थे कि यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है या कोई हाँ, परेशानी? नमकीन बिस्कुट यही पहुँचता है और स्वच्छ पानी भी पहुँच रहा है, ये बोला। कितनी चिंता हो रही है? चिंता हमको अब नहीं है उतनी, मतलब ये है कि हाँ, कि बस प्रार्थना यही है कि आ जाएं बस, कि हमको हिम्मत दिया, हमने उसको दिया हिम्मत। एक दूसरे की हिम्मत से ही वहाँ पे। जी। आपको क्या लगता है कि कब आप बाहर निकल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बताया होगा, अंदर इंजीनियर्स ने। जी हाँ, लगे हुए हैं, कहते हैं कि हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि हाँ निकल आएंगे, काम चल रहा है। और पाइप जोड़ाई में देरी हो रही, नहीं जाने में कोई देरी नहीं, खाना पीना सही मिल रहा है? मिल रहा है ये हम। तो ये लखीमपुर खीरी से आ रखे हैं और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के और भी है, अन्य राज्यों के भी यहाँ पर मजदूर फंसे हैं और सभी के जो परिजन हैं उनसे उनकी बात कराई जा रही है। एक मेंटली तौर पर इसलिए बात कराई जा रही है कि उनके परिजन भी इंतज़ार कर रहे हैं और अंदर से वो लोग चीज़ें जो बाहर निकल के आ रही है कि वो उनका कहना है कि वो जल्द बाहर आएंगे और जो खाना पीना है वो सही दिया जा रहा है और इनको भी उम्मीद है कि जल्दी से ड्रिलिंग हो और उनके जो बेटे हैं या फिर किसी का पिता है वो जल्दी से बाहर आए। सिक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो सुरंग है, इसमें 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए जिस नवयुग कंपनी की मशीन को लगाया गया है सुरंग में ड्रिल जिससे किया जा रहा है, उस कंपनी के अधिकारी से मौके पर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। वो बता रहे हैं इसके बारे में। 120 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार जो मशीन है वो बेहतर काम कर रही है और उम्मीद उसी पे टिकी हुई है। उनकी सेहत कैसी है, किस तरीके से अभी तक कितने पाइप फिट हो चुके हैं, हम कितना अंदर तक गए हैं, लगातार इस पर काम चल रहा है। हमारे साथ कंपनी के पीआरओ जियानाथ सर है। सर, किस तरीके से 120 घंटे गुजर चुके हैं, हम क्या माने कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? सर, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और सभी लोग स्वस्थ है। अभी उनसे बात हुई, उनको खाना दिया गया है और सभी स्वस्थ है। सर, कितना हम मीटर अंदर तक गए हैं? अभी हमारा 4 पाइप अंदर चले गए हैं, 5 और जुड़ रहे हैं। एक पाइप जो 6 मीटर का है। और सर, खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है और अभी अंदर से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बोला है? खाने के लिए सर हम उनको दे रहे हैं ड्राई फ्रूट, जो पाइप के अंदर जा सकता है क्योंकि उस पर बैंड है, और चीज़ हम दे नहीं सकते। ड्राई फ्रूट हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, भिगे हुए चने हो गए, भुने हुए चने हो गए, किशमिश हो गए, तो उसमें जा रहे हैं, वही दे रहे हैं हम। बात हुई होगी, क्या बोल रहे हो? बात तो ये है भाई, यही कह रहे हैं सर हम स्वस्थ है, पर हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। तो हम लगे हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो और अपने लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कराएं। बहुत शुक्रिया, हम भी यही उम्मीद करते हैं और लगातार लोगों को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ये सबसे बड़ी बात है कि 5वां पाइप की बात कर रहे हैं कि वो फिट लगभग हो चुका है, वेल्डिंग की जा रही है, उसको भी किया जाएगा और मशीन बेहतर काम कर रही है। सिक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि इस तरह से इस ऑपरेशन को जो है वो किया जा रहा है और इंतजार इस बात का है कि कब ये पूरा हो और जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर वहां से निकाला जाए। इस पर और बात करते हैं, हमारे साथ मोहसिन शाहिदी हैं, डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ। मोहसिन जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें जो है आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी वक्त लग रहा है। ज़रा समझाइए इसके बारे में, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर और क्यों इतना वक्त इसमें लगता जा रहा है? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल एक ऑपरेशन है जिसमें एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं। और जब ये टनल कोलैप्स हुआ, 40 मीटर का जो तकरीबन एरिया था, उसमें काफ़ी मात्रा में डेब्री जो है फैला और तकरीबन पूरा टनल कवर हो गया। तो ये एक हरकुलियन एक्सरसाइज हुआ, उसको निकालने की कोशिश की गई पहले, और उसके बाद जब ये कार्रवाई नहीं हुई तो एक जो सेकंड ऑप्शन था कि टनल विद इन टनल एक पाइप को अंदर ढकेला जाए, 900 mm डाया का पाइप को, जिसके थ्रू अगर उसको वहां तक पहुंचाया जाए वर्कर्स तक,
उसमें अंदर से वो वापस आ जाए यहाँ पर सुरक्षित। तो ये कार्रवाई जो हो रही है, इसमें स्टील पाइप्स हैं इनको वेल्ड किया जा रहा है और वेल्ड करके इनको पुश किया जा रहा है। इसमें टाइम लगेगा निश्चित रूप से। और इसमें एक चीज़ और भी है कि बड़ा एक सारी चीज़ें देखनी है कि उसमें सफाई से वेल्डिंग हो, अच्छी तरीके से उसको पुश किया जाए ऑगर मशीन से। और जो डेबरी है उसमें कई अड़चनें आ सकती हैं आगे जाकर के। कोई बड़ा पत्थर है, मलबा है जो काफ़ी ठोस है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए बड़े संयम के साथ ये काम किया जा रहा है। ये जो ऑगर मशीन के बारे में हम सुन रहे हैं, जो कि काफ़ी वजनी भी है, और बताया जा रहा है कि इसको ले जाने के लिए हरक्यूलिस C-130 विमान का इस्तेमाल जो है वो किया गया वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, इसका कैसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ? देखिए, ये तो जो वहाँ पर जो कंपनी है वो इस्तेमाल कर रही है। इसकी एक्सपर्टीज एनडीआरएफ को नहीं है। जी। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर, एसडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी, ये सब टीमें अभी मौजूद हैं वहाँ पर। स्टैंड बाय में हम हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म जब बने, जिससे कि एक मौका मिले रेस्क्यूअर्स को अंदर जाकर के, उनको अगर वर्कर्स को उनको हेल्प करना है, असिस्ट करना है, अगर वो उस स्थिति में नहीं है, हेल्प चाहिए, तो उनको रोप रेस्क्यू और अलग अलग तरीके से उनको मदद करके उस टनल से लाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी टीम्स वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही है, रिहर्सल कर रही है, ताकि वक्त जाया ना हो। जैसे ही मौका मिले, प्लेटफॉर्म बने, तो हम इंटरवेंशन करें। इसका हमें इंतजार है। ये जो पाइप का सर आपने जिक्र किया, ये 30 मीटर तक ड्रिल हो चुका है। इसके ज़रिए हम बाहर निकाल पाएंगे उन लोगों को? जी बिल्कुल। इसका एम यही है कि ये जो पाइप्स हैं, 6 मीटर लंबी पाइप्स हैं, इनको वेल्ड करके जो डिस्टेंस है उसको कवर किया जाएगा। और उसमें जब वो दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा, तो उसमें से अंदर से होते हुए वर्कर्स सेफली सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे वापस बाहर। तो इसमें यह है कि समय लगेगा, इसको मूवमेंट करना है और सही रास्ते पर ले जाना, एक दिशा, सही दिशा पर इसको पुश करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपने ज़्यादा डायरेक्शन कहीं भटक गए, और अगर आगे जाकर के ये पता नहीं है कि डबरी में क्या पत्थर है, किस तरह के अड़चने आ सकती हैं, तो बड़े संयम के साथ इसको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो कार्रवाई की जा रही है, नॉन स्टॉप कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि शिफ्ट में काम हो रही है, बट कभी भी एक क्षण के लिए भी ये कार्य रुका नहीं है। जी बिल्कुल मोहसिन जी, क्योंकि हम समझते हैं वहाँ पर ये मुश्किल जगह है, मुश्किल ऑपरेशन है ये, और इसी वजह से थोड़ा वक्त भी इसमें लग रहा है। लेकिन जो मज़दूर वहाँ पर हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जाहिर है मुश्किलात भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो उनको लेकर आप क्या बता सकते हैं? अभी कैसे आप लोग उनसे संपर्क साध रहे हैं, या उनसे कैसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? अंदर सब ठीक है वहाँ पर, या कोई दिक्कत उनको फेस तो नहीं आ रही है वहाँ? जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन लगातार स्थापित है। और खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये सब लगातार मुहैया कराया जा रहा है। और आप देख रहे भी हैं वीडियो में कि खाना जो है लगातार जारी है। एक अच्छी बात यह है कि कन्फाइंड स्पेस में वो नहीं है, खुली जगह है उस दूसरी छोर पर, जहाँ पर थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं वो। तो स्थिति उस तरह की नहीं है जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस को मूव नहीं कर सकते हैं और एयर की कमी हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और एक कोशिश हो रही है कि वक्त रहते ही, अब क्योंकि अब अगला 10-12 घंटे मुझे लगता है बहुत क्रूशियल है, जिसमें एक मैक्सिमम टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। और पूरी टीम वहाँ पर, एक्सपर्ट्स की, डिजास्टर मैनेजर्स हैं, सब लोगों की राय हो रही है, कंसेंसस बन रहा है, और आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। और मुझे लगता है कि इस सोच के साथ जो एक पॉजिटिव सोच है, ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। वो जिस जगह पर वो लोग हैं सर, वहां पर तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है? जैसे कि हम देख रहे थे ऑपरेशन चल रहा था, तो ये भी सुनने में आया कि कई जगह पर मिट्टी गिर जा रही है अंदर, तो वो जगह सुरक्षित है? और इस तरह के जब ऑपरेशन होते हैं तो वहां पर कैसी चुनौतियां होती हैं, ये भी जरा आप समझाइए थोड़ा दर्शकों को। जी बिल्कुल। ये जब टनल बन रहा है, तो इसमें जो सीमेंटिंग करते हैं, कुछ एरिया जो सीमेंटेड है वो सेफ है, और जहाँ पर वर्कर्स ट्रैप्ड हैं फिलहाल, वो सेफ एरिया है, वहाँ पर ऐसी कोई अड़चन नहीं है। ये जो डेब्री जो फॉल हुआ है, ये जो कच्चा एरिया था उस बीच में, जो 270 मीटर के बाद, टनल शुरू होने के बाद का क्षेत्र है, उसके बाद ये मलबा जो है गिरा है, इसको हटाने की बात हो रही है। तो अभी फिलहाल जिस एरिया में हैं हमारे वर्कर्स ट्रैप्ड हैं, वो सुरक्षित हैं। जी
अब क्योंकि मोहसिन जी आप इस पर नज़र भी रखे हुए हैं, जैसे ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, पाइप ड्रिल करने की भी वहाँ पर कोशिश हो रही है और इस बात पर भी नज़र है कि जैसे वहाँ तक पहुँचा जाए इन मजदूरों तक, कितना वक्त और लग सकता है यहाँ से, आपको क्या लगता है, एक अंदाजन अगर आप बता पाएं? देखिए, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है NHI DCL से, तकरीबन 22 से 24 मीटर का फासला तय किया जा चुका है और फिफ्थ पाइप जो है, पांचवी पाइप को अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और लगाया जा रहा है। तकरीबन 6 मीटर की एक पाइप है, तो इसका मतलब ये तकरीबन 60 मीटर का जो एरिया है उसको कवर करना है। 10 से 11 पाइप्स इसमें लगेंगे, इस्तेमाल होंगे, ऐसी आशा की जा रही है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है एक्सपर्ट से, उनके अनुसार बता रहा हूं मैं। तो तकरीबन इसमें वेल्डिंग में भी कुछ टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा। तो मुझे लगता है कि अगले 10-12 घंटा बहुत क्रूशियल हैं और पूरी निगाह है कि ये जो टारगेट है इसको जल्द से जल्द अचीव किया जा सके। कल तक मतलब अंदाजन अगर कहें तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ कामयाबी यहाँ पर हासिल कर पाएं? जी, मुझे लगता है कि अभी सही रास्ते पर जा रहा है वर्क, और फिलहाल ऐसी कोई अड़चन सामने नहीं आई है जो हमारे जानकारी में है। तो जो कार्य है वो सही प्रगति पर है और जल्द ही हमें मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहिदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी यहाँ से साझा करने के लिए इस ऑपरेशन के बारे में। DIG ऑपरेशन NDRF मोहसिन बता रहे थे किस तरह से जो ऑपरेशन है यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुँचा जाए और तब तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। उनसे संपर्क भी लगातार बनाए रखा गया है यहाँ पर। तो इस पर अपडेट हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन है जो यहाँ पर चल रहा है और कोशिश इसके लिए की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए एनकाउंटर में 5 आतंकी जो है वो मारे गए हैं और कुलगाम में पुलिस, सेना और CRPF के साझा ऑपरेशन में ये आतंकी जो है मारे गए हैं। कल शाम से ही यहाँ पर एनकाउंटर जो है वो जारी था। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियार भी मिले हैं और 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड समेत कई हथियार यहाँ पर मिले हैं। सेना के मुताबिक ये आतंकी अल्पसंख्यकों की हत्या में शामिल थे। शोपियां हमले में भी इन्हीं का हाथ था। In the ensuing encounter, 5 terrorists of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Toiba were neutralized. The 5 terrorists have been identified as one Samir Ahmed Sheikh of Shopia, Danish Hamid Thokar of Shopia, Ubaid Padr of Shopia, Hanzala Shah of Shopia, and Yasir Bhatt of Kulgam. The recoveries in the operation include 4 AK series rifles, 2 pistols, 4 grenades, and other arms and ammunition. These terrorists have been involved in a number of attacks on minorities, some of which I will enumerate here. The attack which happened last year in April in Shopia, in which one Kashmiri Pandit was attacked, Shri Sonu Bhatt at Chotigam. They were involved in that incident. Besides this, there was an attack on minority picket at Hipura Bhatgund in Shopia. Also, there was an attack on a cordon party at Watu Kigam. The attack earlier this year on non-local labourers at Shopia Gagran, and an attack at Chotiga. ये ऑपरेशन 20 घंटों तक जारी रहा। कल दोपहर को दमहाल हाजीपुरा में कुलगाम, जो कुलगाम ज़िले में पड़ता है, वहाँ पुलिस, आर्मी और CRPF ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कहा जब उनको इत्तला मिली कि वहाँ एक घर में मिलिटेंट छुपे हैं। तो आज पुलिस का कहना है कि 5 मिलिटेंट जो वहाँ छुपे थे उनको मार गिराया गया है। अभी उनकी शिनाख्त करना बाकी है। पुलिस का ये भी कहना है कि वहाँ से कुछ मटेरियल भी उनको मिला है जिनमें हथियार और गोला बारूद भी है। उसकी डिटेल्स अभी पता नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में ये सबसे बड़ा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है जिसमें इतनी तादाद में एक ही इनकाउंटर में मिलिटेंट मारे गए हैं। और ये बताया जाता है कि शायद ये सभी लोग लोकल हैं, सभी लोकल हैं और लोकल रिक्रूट्स हैं। तो अगर ये सही है, लोकल ही सारे हैं, तो उसका मतलब है जो लोकल मिलिटेंसी है, स्थानीय जो मिलिटेंट है, तो उनका जो इस साल ज्वाइन किए थे उन सबों को मार दिया गया है।
पिछले महीने पुलिस का ये कहना था कि इस साल सिर्फ 10 लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन किया, जिनमें 6 को मार दिया गया और सिर्फ 4 या 5 अभी ज़िंदा हैं और इस इनकाउंटर से लग रहा है उनको भी मार दिया गया है। दरअसल जो लोकल मिलिटेंट कुछ ही महीनों पहले वो ज्वाइन करते हैं और कुछ महीने बाद उनको मार दिया जाता है और सबसे बड़ा ये चैलेंज रहा कि कौन लोग उनके पीछे जो उनको मिलिटेंसी में धकेल देते हैं और कुछ महीने बाद उनको मारा जाता है। पुलिस का ये कहना था कि हमेशा कि हम अगर ये लोग सरेंडर करें तो हम उनका सरेंडर कबूल करेंगे और हम किसी के मारने पे खुश नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से कल भी एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन हुआ उरी में, जिसमें 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई, पुलिस आर्मी का कहना था कि कई एक मिलिटेंट उस जो घुसपैठ की कोशिश करते हुए मारे गए, लेकिन 2 लाशों को वहां से बरामद किया, जिनमें एक बशीर अहमद मलिक जो 30 साल से पीओके में मिलिटेंट था और वहां से घुसपैठ कराने में काफ़ी जो वाक़ात में मुलव्वस था, उसको भी उस घुसपैठ के दौरान मार दिया गया। तो कुल मिला के जो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की एंटी मिलिटेंसी जो अभियान है उसमें उन्होंने तेज़ी लाई और आज 5 मिलिटेंटों को, जिनकी अभी शिनाख्त पुलिस ने जाहिर नहीं की, कि मार दिया गया है। आज सवेरे दरअसल जब कल शाम तक फायरिंग चली तो उसमें अंदाज़ा नहीं हुआ क्या हुआ, तो फिर रात को इस ऑपरेशन में को रोक दिया गया, कॉर्डन को टाइट किया गया और सवेरे पहली लाइट पे ही जो रोशनी पे ही आज आर्मी पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त दावा बोल दिया जो टारगेट एरिया था और उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि 5 मिलिटेंट जो वहाँ थे उनको मार दिया गया है। तो अगर ये देखा जाए कि ये 5 लोकल है जैसा मैंने बताया, तो इसका मतलब है कि लोकल मिलिटेंसी का जो है, जो इस साल जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनका बिल्कुल खात्मा हो चुका है। एक और ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है और एनकाउंटर अभी भी यहां पर जारी है। तो एक तरफ यहां पर कुलगाम में एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए और दूसरी तरफ ये एक और ऑपरेशन यहां पर चल रहा है जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां पर आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और ये बताया जा रहा है कि एक आतंकी को यहां पर मार गिराया गया है। नज़ीर हमारे साथ है। नज़ीर, ये राजौरी एनकाउंटर से क्या खबर मिल पा रही है? जी, दरअसल सुरक्षा फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन वहां बुद्धल एरिया में राजौरी में शुरू किया, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। ये बैक टू द बैक इनकाउंटर्स थे। एक कुलगाम में हुआ जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए जो लोकल थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे एक तरह की जो लोकल मिलिटेंसी का सफाया हो रहा है उस इलाके से, और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और कुछ ही घंटों में हमने देखा कि एक और ऑपरेशन जो राजौरी में हुआ उसमें एक मिलिटेंट मारा गया, लग रहा है वो फॉरेनर है। कुल मिला के इससे लग रहा है कि सुरक्षा फोर्स किस तरह एक अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है कि जो भी कुछ बचे कुछ मिलिटेंसी है उसको किस तरह खत्म किया जाए, इस तरह का है। लेकिन मिलिटेंसी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कि जब तक न पार से हथियारों का आना, घुसपैठ का बंद होना, जब तक न वो बंद हो जाती है मिलिटेंसी का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन जमीनी सतह पे जिस तरह हमने देखा कि किस तरह लोकल लोग अब मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10 लोगों ने किया था इस साल, उनमें से भी 6 पहले ही मारे जा चुके थे और आज 4-5 जो मरे हैं, अगर ये भी इसी साल के रिक्रूट है, इसका मतलब है पूरा खात्मा किया गया मिलिटेंसी का। और इससे हम बताएं कि कल भी आर्मी ने बोला कि एक इनकाउंटर वहां एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाएगा, 2 मिलिटेंटों को मार दिया गया। आज 2 जगहों पे इनकाउंटर हुआ, 6 मारे गए। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे पिछले 36 घंटों में तो 8 मिलिटेंट मारे गए हैं, चाहे वो एलओसी हो या राजौरी हो या कुलगाम। नज़ीर, ये लोकल मिलिटेंट्स की स्थिति को भी आप थोड़ा समझाइए। इसको ऐसे भी समझा जाए कि जो आतंकी हैं वो यहाँ पर प्रभावित करने की कोशिश जो करते हैं उसको भी यहाँ पर एक तरह से लगाम लग रही है साथ साथ। जी देखिए, हमेशा जो पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस कहते हैं कि लोकलों का जो सपोर्ट है, चाहे वो मिलिटेंसी के लिए है तो मिलिटेंसी चलेगी, चाहे वो अमन के लिए है वो अमन के लिए है। और इस साल क्या हुआ कि अब लोकल लोग जो हैं वो मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा दचका मिलिटेंसी का वो है। जैसे 10 मिलिटेंट, वो उनमें से भी 6 भी पहले ही मारे गए। तो इस मिला के अगर देखें तो मिलिटेंसी का जो है ग्राफ बिल्कुल न होने के बराबर है और तकरीबन खत्म हुई है। अब यही है कि वहां से पार से कोई जो आ रहे हैं घुसपैठ की वजह से ये मिलिटेंसी अपनी सांसें ले रही है। जी, शुक्रिया नज़ीर आपका इस सब जानकारी के लिए।
मध्य प्रदेश में एक चरण में सभी 230 सीटों के लिए मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक यहां पर चलेगी। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 45.4% वोटिंग हो चुकी है और मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 60.4% और छत्तीसगढ़ में 55.3% मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद भी चुनाव मैदान में हैं। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में मतदान जारी है और इस बीच आज मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट के 2 पोलिंग बूथों पर हंगामा हुआ है। यहां पर मतदाताओं को रोकने टोकने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद वहां पर जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा और इस पूरी घटना के बाद एहतियातन पुलिस ने प्रत्याशियों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई की है। यहां से बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया है। इन सबको पुलिस लाइन में रखा गया है। ये थाना दिमनी क्षेत्र अंतर्गत मेरे खान चौकी है, उसके 147-48 जो मतदान केंद्र है, एक संवेदनशील बूथ है। यहाँ पर बीएसएफ भी तैनात है। आज सुबह यहाँ पर सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और बलवाइयों को वहाँ से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई, जिसको इलाज के लिए दिमनी भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। घायल हुआ है, एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको इलाज के लिए दिमनी भेजा गया। सर अभी आपको जाना होगा, लेकिन कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही है, खास करके मुरैना में। आपकी कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना, बड़ी घटना नहीं हुई, छोटी-मोटी घटना हो रही है। पुलिस की कार्रवाई बहुत कमजोर है। पुलिस कहीं तो पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आपने मुरैना एसपी के बारे में कहा कि वो, मैंने तो खोल के कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। भिंड में चुनाव के दौरान पथराव हुआ। यहां पर मनहर गांव के एक पोलिंग बूथ के बाहर पत्थरबाजी हुई और बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला भी इसमें घायल हो गए। राकेश शुक्ला के पैर में यहां पर चोट लगी है। भिंड में चुनाव के दौरान यहां पर जो पथराव हुआ, उसके बाद तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहां पर किस तरह से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राकेश शुक्ला, उनको चोट लगी, वो घायल हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वोटिंग के दौरान छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ को एक पोलिंग बूथ में जाने से रोके जाने की खबर है। ये बूथ छिंदवाड़ा के बरारीपुरा में है। छिंदवाड़ा से ही नकुलनाथ के पिता और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका था और इस दौरान उनकी कार्यकर्ताओं से बहस भी हुई। वो घूम सकता है भाई, जो चुनाव लड़ सकता है वो घूम सकता है। नहीं भैया, नहीं जा सकते, के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। 6 चुनाव मैंने लड़ा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके पिताजी लड़ रहे चुनाव। नहीं नहीं, अगर कोई अधिकृत प्रत्याशी बस जाएगा अंदर। तो कुछ जगह से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं मध्य प्रदेश में। ये एक मामला हमने आपको बताया। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सीट है जहाँ से कमलनाथ मैदान में हैं, वहाँ पर ये देखने को मिला। ये मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट है, जहाँ पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस सांसद नकुलनाथ को ये पोलिंग बूथ पर जाने से रोके जाने की खबर आई। इस बूथ पर छिंदवाड़ा के बरारीपुरा में ये बूथ है, जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है बहसबाजी होती हुई भी दिखी। नकुलनाथ के पिता और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ से मैदान में हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। कोई नहीं जाएगा, नहीं यहाँ पे आ भी नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रहे हैं, ठीक नहीं। कुछ और रंग आपको इस चुनाव के दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में एक पोहा विक्रेता ने उन लोगों को मुफ्त में पोहा खिलाया जिन्होंने सुबह 9 बजे तक मतदान कर लिया। समीर खान की रिपोर्ट आप देखिए। इंदौर में मतदान को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए इंदौर की 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन द्वारा
एक पहल की गई थी। उन्होंने कहा था कि अपना वोट डालने के बाद अपना निशान दिखाइए, आपको पोहा फ्री में दिया जाएगा, इंदौरी डिश पोहा। और हम यहाँ पर मौजूद है, देखिए इंदौर के 56 दुकान पर, और यहाँ पर 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से जो ये पूरा की पूरा किया गया था। ये यहाँ पर पोहा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर उनके अध्यक्ष तो मौजूद हैं ही। ये देखिए पोहा जो है यहाँ से जो यहाँ कर इंदौरी डिश उसकी जो है पूरी तरह से प्रिपरेशन चल रही है, और अगर कोई अपना निशान दिखाता तो उससे पेमेंट भी नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले हम 56 दुकान के व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी जैसे ही बात करेंगे, किस तरह का आपने ये कहा था और क्या कर रहे हैं? सर, ये हमारा कहना ये था कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वो लोग जो अर्ली मॉर्निंग वोटिंग करते हैं वो लोग हमारे यहाँ आके नाश्ता करें। उसके पीछे मोटिव ये था कि वो लोग जो सुबह उठकर अपने नाश्ते और चाय की तैयारी में लग जाते हैं और मतदान को स्कीप करते हैं, तो प्लीज़ आप मतदान कीजिए, नाश्ते की चिंता हमारे ऊपर छोड़िए। आपने नाश्ते की चिंता की थी, तो 7 से 9 के बीच कितने लोगों ने जो है वोट दिखाकर नाश्ता किया? सर, मैं ये समझता हूँ कम से कम मेरे अकेले के काउंटर पे 5000 लोग, 5000 और पूरी 6 काउंटर थे, 6 काउंटर अलग बनाए गए थे, चारों तरफ से भरा हुआ था, यानी इट वाज अनएक्सपेक्टेड। एक वोटर हमारे साथ भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आपने वोट किया सबसे पहले? हाँ जी, और वोट किया, सीधे इनके शॉप पर आया था, क्योंकि अंकल के यहाँ से हमेशा बचपन से इनके ही खा रहा हूँ, तो फिर वोट डाल के इधर ही आया था। तो क्या मतलब आपने क्या सुन के रखा था कि वोट डालने के बाद आप फ्री में पोहा? हाँ, एक इनिशिएटिव अच्छा था अंकल का कि 7 से 9 के बीच में, और उस टाइम पे लोग कम उठ के आते हैं, बट इसके कारण लोग आए, ज़्यादा लोग आए। आपने देखा कि ये वोटर भी हमारे साथ थे, और 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन की ओर से अलग अलग 6 काउंटर लगाए गए थे। जैसा हमने आपसे बताया कि पोहा, क्या नाम है दादा आपका? आपसे भी हम बात करें, आपने वोट डाला कि नहीं? अरे सर, वोट तो डाल दिया, पर हम तो सवेरे से पीली सभा में चल रहे हैं। सब अच्छा था, बाकी हो चुका है। जिस तरह से आपने देखा कि पोहा बनाने वाले जो ये शख्स थे, मतलब साफ है, इंदौरी पोहे के साथ या इंदौरी पोहा और जलेबी के साथ पहले आप वोट करिए और फिर नाश्ता करिए। 56 दुकान एसोसिएशन का ये जो इनिशिएटिव था उनके द्वारा जो है कहा गया था 7 से 9, और वो उस काम को उनके द्वारा हम ये कहें कि जो घोषणा की गई थी उस पर अमल भी हुआ। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान।